हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई अंडरस्टैंड आप लोगों ने स्टोरी का बहुत इंतज़ार किया। फाइनली आई एम फीलिंग क्वाइट वेल। मेरी हेल्थ पहले से बहुत बेटर है क्योंकि पहले 2 वीक्स में मैं बोल नहीं पा रही थी। सो डेफिनेटली जब बोल ही नहीं पा रही थी तो वीडियो तो कैसे रिकॉर्ड करते। सो नाउ आवाज़ अब साथ दे रही है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, दिस इज़ द 20th एपिसोड फॉर अनटिल आई फाइंड यू। लेट्स स्टार्ट द नरेशन। और सीन को हम वहीं से जोड़ते हैं जहां पर छोड़ा था। प्रीन खून में लथपथ था। बेकी के चेहरे को खुनकुआ ने मजबूती से अपने हाथ में थाम रखा था और दूसरे हाथ से उसने पिस्टल बेकी के सिर पर लगा रखा था। कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा, वो जुनून से कह रहा था। बेकी ने खून में लथपथ फ्रीन को देखा। फ्रीन, फ्रीन प्लीज होश में आओ फ्रीन। उसका सारा ध्यान फ्रीन पर था। इधर देखो मेरी तरफ, उसने खींचकर बेकी का चेहरा ऊंचा किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो अभी, वरना तुम्हें पता है ना रायला भी जिंदा है। क्या कर सकता हूं मैं? बेकी सख्ती से उसकी आंखों में देखकर बोली, मार दो, मार सकते हो ना बस तुम मुझे, रायल को, रीन को, सबको मार दो। पर इस दिल का क्या करोगे जो सिर्फ रीन के लिए धड़कता है? मैं सिर्फ और सिर्फ रीन से प्यार करती हूँ, उसने खुनकुआ की आंखों में देखकर कहा। शट अप, खुनकुआ ने गुस्से से कहा। वो हंसने लगी। सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। इस सच्चाई से पिछले 10 साल से भागते रहे हो तुम। क्या कुछ नहीं किया तुमने, पर मेरा रीन के लिए प्यार कम नहीं कर सके तुम, मुझे अपना नहीं बना सके। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं फ्रीन की हूँ और ये बात मैंने तुम्हें कितनी बार समझाई है। और तुमने क्या किया? अपने ही दोस्त को धोखा दिया, उसकी फैमिली को तोड़ दिया, उससे उसकी बीवी और बच्चे को अलग किया। तुम दुनिया की सबसे घटिया इंसान हो। आई हेट यू, बेकी ने गुस्से से कहा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ बेकी, अभी बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, वरना आगे जो होगा वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कुनकुआ ने गुस्से से कहा। मार डालो, मुझे कोई परवाह नहीं। तभी पुलिस टीम, नाम और कर्क वहां आ पहुंचे। बस बहुत हुआ, खत्म हो गया है तेरा खेल, कर्क ने गुस्से से कहा। तूने उस इंसान की जान लेने की कोशिश की जो तुझे भाई मानता था। तू तो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है, कर्क गुस्से से कह रहा था। बकवास बंद कर, ये कहकर उन कुआं ने कर्क पर भी गोली चला दी जो जाकर उसकी बाजू में लगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। याद है किस तरह कॉलेज में तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाया करते थे? मेरी एक्स्ट्रा शिफ्ट करने पर मुझ पर तरस खाकर मुझे पैसे देना, कपड़े देना, उसे तू समझता है कि मैं दोस्ती मान लूंगा? मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था उस मौके का जब मैं बता सकूं कि मैं कौन हूं। कॉलेज में कितना डिग्रेड किया था तुम दोनों ने, मुझे याद है, वो गुस्से से कह रहा था। जब तुम लोग अपनी महंगी गाड़ियों में बैठकर आते थे और आकर कैंटीन में मेरे साथ सस्ती पेस्ट्री खाते थे, तो तुम्हें क्या लगा कि मुझे लगेगा कि तुम लोग बहुत अच्छे हो, बहुत महान हो? मेरा मजाक उड़ाते थे तुम लोग, तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं लगेगा? उन कुआ गुस्से से कह रहा था। कुआ बस बहुत हुआ, एक जानी पहचानी आवाज जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उन सब लोगों में उसकी मॉम भी खड़ी थी। ये क्या पागलपन है, उन्होंने गुस्से से अपने बेटे को देखकर कहा। आप तो बीच में बत ही पड़िए, उसने अपनी मॉम पर पिस्टल तान दी। आज मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, आपकी भी नहीं। आपने ही बचपन में मुझे सिखाया था ना कि जो चाहिए उसे छीनना पड़ता है। तो मुझे बेकी चाहिए और मुझे ये चाहिए, इसके लिए मुझे पूरी दुनिया को भी ख़त्म करना पड़ेगा तो मैं कर दूंगा, वो गुस्से से अपनी मोम पर पिस्तौल ताने कह रहा था। बेकी ने वो पिस्तौल अपने हाथ से अपने माथे पर लगा दी। उनसे क्या बात कर रहे हो? इधर देखो, अगर तुम प्यार में जान ले सकते हो तो मैं अपने प्यार के लिए जान दे सकती हूँ। मैं प्रीन से प्यार करती हूँ, सिर्फ उससे। बेकी ये मत करो, उसने गुस्से से कहा। आई लव प्रीन, आई लव प्रीन, डू यू हेयर मी?
आई लव फ्रीन सरोजा। ये सुनने की देर थी कि खुनकुआ जोर से चिल्लाया और ट्रिगर दबाने ही वाला था जब एक गोली की आवाज़ सुनकर वहां खड़े सब लोग शॉक्ड रह गए। खुनकुआ की मॉम के हाथ में रिवॉल्वर था और उन्होंने खुनकुआ पर गोली चला दी। वो हैरानी से सामने खड़ी अपनी मॉम को देख रहा था। उसकी शर्ट खून में भीगने लगी थी, उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें हैरान थीं। अचानक ही उनकी नज़रें खुनकुआ के सीने से निकलते हुए खून पर पड़ी। वो दौड़ कर गई और उसे गोद में ले लिया। आई एम सॉरी बेटा, बहुत दर्द हुआ, उन्होंने रोते हुए कहा। मैंने तो तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना सिखाया था, तुम्हें दूसरों का हक छीनने वाला नहीं बनाना चाहती थी मैं। कहाँ गलत हो गई मैं तुम्हारी परवरिश में, इतनी बड़ी जिद क्यों की मेरे बेटे, वो रोते हुए कह रही थी। खुनकुआ की आंख से एक आंसू निकला। आपने भी तो पहली बार मारा और मार ही डाला, खुनकुआ ने कहा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें, हेल्प, प्लीज हेल्प कीजिए, वो चिल्लाकर सामने सब लोगों को देख रही थी। सब लोग शॉक्ड नज़रों के साथ उसकी मॉम को देख रहे थे। उसकी मॉम पूरी कोशिश कर रही थी उसे उठाने की। कुआ, कुआ उठो, खुनकुआ यूं ही अपनी माँ को देखते देखते कब दम तोड़ गया पता ही नहीं चला। वो हैरान नज़रों से कुआ को देख रही थी जो अब बिल्कुल बेजान था। पुलिस टीम ने आगे की कार्रवाई की। रीन और कर्क को हॉस्पिटल ले जाया गया। रीन का बहुत खून बह चुका था। बेकी उसे देखकर बस रोते ही जा रही थी। खुनकुआ की मॉम बिल्कुल खामोश थी। वो बस खुनकुआ का चेहरा ही देखती जा रही थी। उनका बेटा, जो उनकी सारी दुनिया था, अपने हस्बैंड के मरने के बाद उनकी जीने की एक आखिरी वजह, पर वो कहाँ गलत हो गई। उसकी परवरिश में वो अपने हाथों पर लगे खुनकुआ के खून को ही देखती जा रही थी खाली नजरों से। और सीन मूव होता है हॉस्पिटल रूम में। सीन की सारी फैमिली और बेकी के पेरेंट्स सब लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 1.5 घंटे से फ्रीन का ऑपरेशन चल रहा था। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बड़ी गहरी नज़रों से मिस्टर और मिसेस चंकी माँ को देख रहे थे। मिस्टर चंकी माँ ने रायल को खुद से लिपटाया हुआ था और उसके सिर को सहला रहे थे। मिसेस चंकी माँ ने बेकी को खुद से लगाया हुआ था और वो उसे हौसला दे रही थी। उन्हें बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। काश उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया होता तो शायद उसे इन सब चीज़ों से ना गुजरना पड़ता। यही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तभी ऑपरेशन ख़त्म हुआ और डॉक्टर बाहर आए। मिस्टर जंगीमा और मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों तेज़ी से डॉक्टर की तरफ बढ़े। डॉक्टर, मेरा बेटा तो ठीक है ना? मिस्टर जंगीमा ने पूछा। उसकी गोलियां निकाल दी हैं, कोई इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है। लेकिन लेकिन मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग परेशान हो गए। लेकिन एक गोली उसके सिर को छूकर गुजरी है जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस है। कब होश में आएगा पता नहीं। कब होश में आएगा क्या मतलब है डॉक्टर? मिस्टर चंकीमा परेशानी से बोले। मतलब इसमें वक्त लग सकता है, ये उसकी विल पावर पर है। 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, कितना भी वक्त लग सकता है। उसकी बॉडी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, पर शॉक की वजह से उसका माइंड पैरालाइज हो गया है। वो कब कॉन्शियस होगा ये बताना मुश्किल है। ये सुनकर वो सब लोग बेकी को देखने लगे। लग रहा था जैसे उसके जिस्म में जान ही ना हो। फ्रीन, मेरे फ्रीन को कुछ नहीं होगा ना? मॉम, फ्रीन आपकी बहुत बात मानते हैं। आप आप उन्हें कहिए ना उठने के लिए, वो उठ जाएंगे मुझे पता है। बेकी परेशानी से कह रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्रीन उठेंगे नहीं? उन्हें उठना पड़ेगा, वो उठेंगे ना? वो परेशानी से कह रही थी। मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग और मिसेस चंकीमा दोनों उसे हौसला देने लगी। हाँ, वो उठेगा बेकी, वो तुम्हारे लिए उठेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मिसेस चंकीमा ने कहा। मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें देखने लगी। उनका अपना बेटा
जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा था। फिर भी उनका सारा कंसर्न बेकी के लिए था। वहां बैठे सब लोगों में सबसे ज्यादा शौक में अभी तक रायल था। 9 साल का वो बच्चा। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो सब भूलना आसान नहीं था, पर जिस एक बात पर उसका दिमाग अटका था वो खून कुआ की कहीं गुस्से में वो बात थी, तुम तो उस फ्रीन का गंदा खून हो। मैं हूँ तुम्हारा डैडी। उसे फ्रीन की बातें याद आने लगी, बेकी की बातें याद आने लगी। वो तुम्हारे स्टेप फादर नहीं है बेबी, वो तुम्हारे रियल डैडी हैं। उसने फ्रीन को कितनी बार खुद से दूर किया, वो चीज़ें उसे याद आने लगी। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का रूम दिखाया जाता है। बेकी बेहोश फ्रीन के पास बैठी थी। उसने फ्रीन का हाथ मजबूती से थाम रखा था। उसकी बातें, उसकी शरारतें बेकी को शिद्दत से याद आ रही थीं। उसने फ्रीन के हाथ को चूम लिया और 2 आंसू उसकी आंखों से फिसल कर गालों पर बह निकले। फ्रीन, तुम जितना समझते हो तुम्हारी बेकी उतनी मजबूत नहीं है। प्लीज जल्दी लौट आओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। उसने भराई हुई आवाज में ये कहा। तभी रूम का डोर खुला। रायल खामोशी से चलता हुआ फ्रीन के बेड के पास आकर खड़ा हो गया। बेकी उसे देखने लगी। वो बिना पल के झपकाए फ्रीन के चेहरे को ही देखता जा रहा था। बेकी ने अपने आंसू साफ किए। आज जो भी हुआ, रायल उससे बहुत डर गया था। बेकी को इस बात का एहसास था। उसने प्यार से रायल को पुकारा, रायल। रायल ने बेकी की तरफ देखा। मुझे पता है बेबी, आप आज बहुत डर गए थे, पर अब सब कुछ ठीक है। ट्रस्ट मी, बेकी ने कहा। रायल की आंखों में 2 मोटे मोटे आंसू आकर ठहर गए। उसने झटके से बेकी को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। बेकी को लगा कि वो आज जो कुछ हुआ है उससे डर गया है। वो उसकी पीठ सहलाने लगी। मम्मा आपके पास है बेबी, सब कुछ ठीक है, आप तो स्ट्रांग बॉय हो ना। वो उसे दिलासा दे रही थी। तभी रायल ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी मम्मा। बेकी हैरानी से उसे देखने लगी। सॉरी? सॉरी क्यों? मैंने आपको और डैडी को बहुत तंग किया ना। उसकी ये बात सुनकर बेकी मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार रायल ने फ्रीन को डैडी कहकर बुलाया था। उसने दोबारा से रायल को अपने सीने में छुपा लिया और उसे टाइटली हग कर लिया। नहीं बेबी, मम्मा और डैडी दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। रायल तो हमारी दुनिया है। ये कहकर उसने रायल का माथा चूमा। आपके डैडी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। डैडी ठीक तो हो जाएंगे ना? उन्हें बहुत लगी है, उसने रोते हुए कहा। हाँ बेबी, डैडी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप अभी तक यूकी आंटी के साथ घर क्यों नहीं गए? ग्रैंडमा और ग्रैंडपा तो कब के चले गए हैं, बेकी ने कहा। मैं डैडी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझे डैडी के साथ रहना है। बेकी मुस्कुराने लगी। अच्छा, अभी डैडी को रेस्ट करने दो, हम सामने अटेंडेंट रूम में जाते हैं, ठीक है? रायल ने हाँ में सर हिलाया। बेकी उसका हाथ थामकर उसे सामने अटेंडेंट रूम में ले गई ताकि रायल वहां सो सके। उसने रायल को अपने साथ लिपटाया और धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। रायल ने अभी भी उसे टाइटली होल्ड कर रखा था। वो समझ सकती थी कि आज वो कितना डर गया था। वो उसके बाल सहलाती रही और कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। बेकी के नींद में जाते ही रायल उठा और फ्रीन के पास चला गया। फ्रीन अभी भी बेहोश था। रायल उसे देखता रहा, फिर उसके बिस्तर पर उसके पास लेट गया। उसने फ्रीन को टाइटली हग कर लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने फ्रीन के सीने पर अपने सर को रख दिया। आई एम सॉरी डैडी, मैंने आपको बहुत हर्ट किया। मैंने आप पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। आप बोलते हो ना कि मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे दे दोगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए डैडी, प्लीज आप वापस आ जाओ। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। आई प्रॉमिस मैं
कभी शरारत नहीं करूँगा और मैं हमेशा अच्छा बच्चा बनूँगा। राइल ये कहते हुए रो रहा था। उसके आंसू फ्रीन के सीने पर गिरते जा रहे थे। राइल की रोती हुई आवाज़ उसके कानों पर गिर रही थी और फिर फ्रीन होश में आया। सर घूम रहा था, विजन क्लियर नहीं था। धीरे धीरे उसने अपने आसपास की चीजों को और कमरे को पहचाना। तभी उसने खुद से लिपटे हुए राइल को देखा। उसे राइल को देखकर ज्यादा वक्त नहीं लगा वो सब याद करने में जो अभी कुछ घंटों पहले गुजरा था। राइल रोते हुए उससे लिपटा हुआ था, उसे रो रो कर पुकार रहा था। फ्रीन प्यार से और हैरानी से उसे देखने लगा। चैंप, फ्रीन की आवाज सुनकर राइल ने सर उठाकर फ्रीन के चेहरे को देखा। फ्रीन को देखकर उसके रोते चेहरे पर अचानक एक चमक आ गई। डैडी, डैडी ठीक हो गए? ये कहते हुए उसने फ्रीन को टाइटली हग कर लिया। फ्रीन समझ नहीं पा रहा था ये कैसे हुआ, पर राइल के मुंह से अपने लिए डैडी सुनकर उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। उसने राइल के बाल सहलाए और उसके माथे को चूम कर बोला, तुम ठीक हो चैम्प? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाकी सब कहाँ हैं? उसने पूछा। डैडी, आप ठीक हो ना डैडी? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? राइल ने अपना हाथ फ्रीन की चोट पर रखा। फ्रीन ने नरमी से उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कहकर वो मुस्कुराया। पर अगर राइल रोएगा तो मैं बहुत सैड हो जाऊंगा, फ्रीन ने ये कहा और राइल ने तेजी से अपने आंसू साफ कर लिए। मैं नहीं रोऊंगा डैडी, आई प्रॉमिस, मैं ब्रेव बॉय हूँ ना, उसने चहकती हुई आवाज में फ्रीन को देखकर कहा। फ्रीन ने उसका हाथ थाम रखा था। अचानक उसकी नजर राइल की कलाइयों पर पड़ी। उन कुआ ने कई घंटे उसे हाथों के बल लटका कर रखा था। राइल की छोटी नाजुक कलाइयों पर अब भी रस्सी के निशान थे, छिलने के निशान थे। उसे 4 गोलियां लगी थीं, पर राइल की ये चोट उसे उन सब जख्मों से ज्यादा दर्द दे रही थी। उसने राइल के हाथ को चूमा। आंसू और तेजी से बहने लगे। बहुत दर्द हो रहा है मेरे बेटे को, उसने प्यार से राइल को लिपटाते हुए कहा। उसके माथे को चूमते हुए कहा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? फ्रीन परेशानी से पूछ रहा था। नहीं डैडी, मैंने कहा ना, मैं ब्रेव बॉय हूँ, आप भी जल्दी से ठीक हो जाओ, राइल ने मुस्कुरा कर कहा। और वो दोनों बाप बेटा काफी देर यूं ही एक दूसरे से लिपटे बातें करते रहे। फ्रीन को लगा जैसे उसे उसकी जिंदगी नहीं, उसकी दुनिया भी वापस मिल गई। राइल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। राइल ने उसे डैडी कहकर पुकारा। उसकी आंखों में फ्रीन के लिए कितना प्यार था। उसे लगा कि ये राइल का प्यार नहीं, पूरी दुनिया है जिसे उसने जीत लिया है। उसने राइल को टाइटली हग कर रखा था। अब भी वो उसके जख्मी हाथों को पकड़कर चूमता जा रहा था और आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये खुशी के आंसू थे। उसके बेटे ने एक गर्माहट उसकी वजूद में भर दी थी, वैसी ही जैसी मिस्टर चंकीमा ने उसे बताई। आज वो बहुत शिद्दत से खुद को एक बाप महसूस कर रहा था। राइल का उससे प्यार, उसके लिए अटैचमेंट उसको एक अलग सी एनर्जी दे रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का रूम दिखाया जाता है। बेकी जब फ्रीन के कमरे में आई तो उसके साथ लगी सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स बंद थीं। ये देखकर बेकी का दिल टूटने लगा। वो धीमे कदमों से चलती हुई फ्रीन के बिस्तर के करीब आई। फ्रीन का पूरा बदन एक सफेद चादर से लिपटा हुआ था। उसने कांपते हाथों के साथ उस चादर को जब फ्रीन के चेहरे से हटाया, उसे अपनी दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। फ्रीन और राइल दोनों बेजान से वहां पड़े थे। ये देखकर वो बहुत डर गई और जोर से चिल्लाई, फ्रीन, राइल। अचानक ही उसकी आंख खुली।
रायल को सुलाते हुए वो वहीं सो गई थी। उसने घड़ी पर वक्त देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। घबराहट के मारे अभी भी उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसका पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। कुछ देर में वो नॉर्मल होने लगी और उसने अपने बिस्तर का दूसरा सिरा देखा जो बिल्कुल खाली था। रायल रायल कहाँ चला गया? बेकी ने देखा। रायल कहीं नहीं था। वो रायल को इधर उधर ढूंढने लगी। जब वो सामने प्रीन के रूम में गई तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लगा कि शायद ये फिर से उसका एक सपना है। प्रीन और रायल एक ही बिस्तर पर एक साथ लेटे हुए थे। प्रीन रायल के माथे को चूम रहा था, उससे प्यार कर रहा था। वो बार बार रायल के हाथों को पकड़कर देख रहा था। प्रीन रोते हुए उसकी कलाइयों को चूम रहा था। बहुत दर्द हुआ तुम्हें? वो रायल से पूछ रहा था। नहीं डैडी, मैं ठीक हूँ। आप अब बीमार तो नहीं हो ना? रायल प्रीन से पूछ रहा था। प्रीन ने ना में सर हिलाया। मेरे पास मेरा चैम्प, मुझे तो लग रहा है कि मैं इस दुनिया में सबसे पावरफुल हूँ। ये कहकर प्रीन मुस्कुराने लगा। बेकी धीमे कदमों से चलती हुई उसके बिस्तर के पास आने लगी। उसे लगा कि कहीं ये भी उसका कोई सपना ना हो। चलते चलते वो प्रीन के बहुत करीब आ गई, इतना कि वो उसकी आंखों में देख सकती थी। तभी रायल ने कहा, मम्मा डैडी जाग गए और वो बिल्कुल बीमार नहीं है। रायल ने मुस्कुराकर खुशी खुशी कहा। बेकी हैरानी से प्रीन और रायल को ही देखती जा रही थी। प्रीन मुस्कुराया। उसने अपने हाथ से बेकी के चेहरे पर आती कुछ लटें उसके कान के पीछे की और उसके गाल को थाम कर बोला, कैसी है मेरी क्वीन भी? ये सुनते ही बेकी की आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। उसने झटके से प्रीन को गले लगा लिया। प्रीन तुम आ गए, ये तुम हो? बेकी ने ये कहते हुए प्रीन को झटके से गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। प्रीन उसकी पीठ सहला रहा था। थोड़ी देर बाद उसने बेकी को खुद से अलग करने की कोशिश की। तब बेकी ने उसे और टाइटली हग कर लिया। नहीं अभी नहीं, प्लीज मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। मेरे दिल को यकीन कर लेने दो कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हें नहीं पता पिछले 24 घंटे मुझ पर कैसे बीते हैं। मुझे लगा जैसे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा भी दिल बंद हो जाएगा। ये कहते हुए बेकी उसे और टाइटली हग करते जा रही थी। प्रीन धीरे धीरे उसकी पीठ सहला रहा था। हम कभी अलग नहीं होंगे बेकी। हमारे प्यार ने कौन से तूफानों का सामना नहीं किया, कौन सा इम्तिहान है जो हम दोनों ने नहीं दिया प्यार में। हम हर चीज से गुजर गए हैं और मैं एक बार फिर तुम्हारे लिए वापस लौटा हूँ। एक बार फिर तुम्हारा प्यार मुझे मौत से खींचकर जिंदगी की तरफ ले आया। मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ हूँ और अब हमेशा रहूंगा। आई प्रॉमिस। प्रीन ने ये कहा। बेकी रोते जा रही थी। बहुत मुश्किल से वो स्टेबल हुई और उसने प्रीन को खुद से अलग किया। उसने प्रीन के बाल सहलाए और उसके गाल पर एक किस किया। रायल वहीं पर था। मामा डैडी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब वो थोड़े दिन में हमारे साथ घर चलेंगे, रायल ने मुस्कुरा कर कहा। बेकी ने उसे देखकर हाँ में सर हिलाया और रायल को भी गाल पर एक किस किया। वो इतनी खुश थी कि कुछ कह ही नहीं पा रही थी। उसने कॉल करके सब लोगों को इन्फॉर्म किया। प्रीन जाग गया था और वो सब लोग बहुत खुश थे। और सीन मूव होता है कुछ दिन बाद। प्रीन अब पहले से बहुत बेटर हो गया था। आज हॉस्पिटल में उसकी आखिरी रात थी। कल सुबह वो दोबारा टंकीमा मेंशन जाने वाला था। वो बिस्तर पर बैठा जिद्दी बच्चे की तरह बेकी को तंग कर रहा था। प्रीन आप दवाई क्यों नहीं ले रहे? बेकी ने गुस्से से कहा। नहीं लूंगा, प्रीन ने मुंह बनाकर कहा। पर यह आपके लिए जरूरी है।
बेकी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। तो फिर तुम मुझे खुद ही खिला दो। फ्रीन शरारती नजरों से उसे देखने लगा। बेकी उसकी बात समझ गई। ओह, तो मेरा बेबी चाहता है कि मैं खुद उसे ये दवाई दूं? फ्रीन ने हाँ में सिर हिलाया। बेकी उसके बहुत करीब बैठ गई। उसने कैप्सूल अपने दांतों में रखी और फ्रीन की तरफ बढ़ा दी। फ्रीन ने वो दवाई ली और साथ ही बेकी के लिप्स को लाइटली किस कर लिया। उसके बाद बेकी ने उसे पानी पिलाया। फ्रीन की आंखें चमक रही थीं, एक छोटे बच्चे की तरह। बेकी उसके बाल सहलाने लगी। बिल्कुल छोटे बच्चे हैं आप, बच्चों की तरह जिद करते हैं, बच्चों की तरह मान जाते हैं, और आपकी आंखों की ये चमक मुझे बहुत पसंद है। बेकी उसका चेहरा हाथों में थाम कर कह रही थी। फ्रीन ने उसे खुद से करीब करते हुए कहा, बच्चा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, मान जाता हूँ सिर्फ तुमसे। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, बहुत खास, इतना कि मैं एक लम्हा भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रात के सन्नाटे में वो दोनों यूं ही एक दूसरे की आंखों में डूबने लगे। कमरे में लैंप की धीमी सी रोशनी थी। कॉरिडोर और हर जगह बहुत सन्नाटा था। फ्रीन बेकी को खुद से करीब करने लगा। बहुत दिन हो गए थे उन्हें इस तरह करीब आए। फ्रीन आज फाइनली इतने दिनों बाद बेकी के साथ अकेला था और वो इस मौके को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहता था। उसने बेकी के चेहरे को थामा और उसे पैशनेटली किस करने लगा। बेकी उसकी बाहों में पिघलते जा रही थी। उसने फ्रीन को खुद से दूर करते हुए कहा, फ्रीन ये हॉस्पिटल है, अगर किसी ने हमारी आवाज़ें सुन ली तो? बेकी ने घबराते हुए कहा। फ्रीन ने उसे करीब करते हुए कहा, तो क्या, जो सुनता है उसे सुनने दो, पर इतने दिन बाद मेरी क्वीन भी मेरे पास है, मेरे साथ है, मैं ये चांस मिस नहीं कर सकता। ये कहकर उसने दोबारा बेकी को अपने करीब किया और फिर से उसे पैशनेटली किस करने लगा। बेकी अब पावरलेस होती जा रही थी। उसके हाथ फ्रीन के शोल्डर्स पर मूव कर रहे थे। उसने फ्रीन के बालों को अपनी मुट्ठी में ले रखा था। दोनों एक जुनून के साथ किस करते जा रहे थे। काफी देर फ्रीन उसे किस करता रहा। फिर उसने बेकी की शर्ट की बटन ओपन करने शुरू कर दिए। बेकी एक झटके से उससे अलग हुई। फ्रीन, आपको मैंने कहा ना, अभी नहीं, यहाँ नहीं। बेकी डर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि इस तरह की जगह पर कोई सीन क्रिएट हो जाए। फ्रीन बिस्तर से उठा और उसने डोर लॉक कर दिया। इतनी रात को कोई नहीं आएगा, मैं आने ही नहीं दूंगा, यकीन रखो, ये कहता वो दोबारा बेड के करीब आया जहाँ बेकी बैठी हुई थी। उसने बेकी को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके करीब बैठ गया। उसने बेकी के माथे को चूमा, उसकी आंखों को चूमा, उसकी नोज को चूमा और उसके लिप्स पर किस करने लगा। एक सिंगल साइज बेड जिस पर बहुत कम जगह थी। वो दोनों वो बेड शेयर कर रहे थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब थे। फ्रीन उसे पैशनेटली किस कर रहा था। तभी उसने अपना एक हाथ बेकी की शर्ट में डाल दिया और उसको टच करने लगा, उसकी चेस्ट को प्रेस करने लगा। बेकी की सिसकियां तेज हो रही थी। उसने फ्रीन के चेहरे को थामा और उसकी आंखों में देखकर बोली, फ्रीन। फ्रीन ने उसकी आंखों में देखा। आई लव यू, आई ओनली लव यू, इस बात का हमेशा यकीन रखना, बेकी ने कहा। फ्रीन जानता था कि वह ऐसा क्यों कह रही है। पिछले 9 साल उसने खून कुआ के साथ गुजारे थे। कहीं ना कहीं बेकी इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानती थी, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फ्रीन ने उसके फोरहेड पर किस किया। मुझे पता है मेरी जान, हम दोनों के दिल, हम दोनों की सांसें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम दोनों सोलमेट्स हैं और मैंने भी सिर्फ तुम्हें ही चाहा है और तुम्हें ही चाहूँगा। तुम वो राइल मेरी पूरी दुनिया हो। ये कहते कहते फ्रीन बेकी की नेक से लेकर उसके कॉलर बोन तक किसेस करने लगा। बेकी ने दोनों हाथों से मजबूती से फ्रीन को थाम रखा था। फ्रीन ने बेकी की शर्ट ओपन की और उसकी फ्रंट ब्रा खोल दी। धीरे धीरे वो अपनी नोज को बेकी की अपर बॉडी पर मूव करने लगा। बेकी बहुत एक्साइटेड हो रही थी। फ्रीन उसे बहुत टीज कर रहा था। वो एक हाथ से उसकी राइट चेस्ट को प्रेस कर रहा था और उसका चेहरा बेकी की लेफ्ट चेस्ट पर था। उसे वहां लिक कर रहा था।
वो अपने हर हिस्से पर फ्रीन के प्यार को महसूस कर रही थी। एक अजीब सी गर्माहट थी जो वो अपने वजूद में महसूस कर रही थी। कुछ दिन पहले उनकुआ ने जब उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तब से वो फ्रीन से झिझकने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद वो अब फ्रीन के काबिल नहीं रही, लेकिन फ्रीन का प्यार मिलते ही एक बार फिर से उसे अपने वजूद के हर हिस्से पर फ्रीन महसूस होने लगा। काफ़ी देर फ्रीन यूं ही उसकी चेस्ट को लिक करता रहा, फिर धीरे धीरे किस करते करते उसकी फ्लैट बेली से होता नीचे आने लगा। बेकी बहुत तेज सांसें ले रही थी। फ्रीन बहुत नरमी से, बहुत स्लो पेस पर हर चीज कर रहा था। वो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। वो हर चीज को बहुत स्लोली कर रहा था। धीरे से उसने बेकी की स्कर्ट ओपन की और उसकी बाकी कपड़े भी उसकी बॉडी से उतार दिए। बेकी को बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर रखी थी। फ्रीन को उसे यूं शर्माता देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसने बेकी के कान के पास जाकर कहा, इतने साल हो गए मेरी जान, पर तुम अब भी शर्माती हो। ये कहकर उसने बेकी की नेक पर सॉफ्टली किस किया। बेकी उसे देखने लगी। तुम जब भी मुझे छूते हो, मुझे लगता है कि ये पहली बार है। बेकी की आंखों में एक अजीब सा पैशन था। फ्रीन उसे पैशनेटली किस करने लगा। उसका लेफ्ट हैंड बेकी के वीक पॉइंट पर था और उसने अपनी फिंगर्स को बेकी के वीक पॉइंट पर मूव करना शुरू कर दिया। बेकी ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। फ्रीन जो कर रहा था उससे उसकी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन पैदा हो रही थी। वो बस अपने हर हिस्से पर फ्रीन को यूं ही महसूस करते रहना चाहती थी। उसने तेज सांसें लेते हुए कहा, फ्रीन, आई वॉन्ट यू बेबी, इट्स इट्स सो गुड। ये सुनकर फ्रीन मुस्कुराने लगा और फिर बेकी के लिप्स पर किस करने लगा। उसकी फिंगर्स अभी भी बेकी के वीक पॉइंट पर मूव कर रही थी। बेकी ने उसे बहुत टाइटली होल्ड कर रखा था और थोड़ी देर में बेकी ने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद बेकी ने अपनी बंद आंखें खोलकर फ्रीन को देखा, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। बेकी आगे बढ़कर उसे किस करना चाहती थी, पर फ्रीन थोड़ा दूर हुआ। बेकी गुस्से से उसे देखने लगी। अभी नहीं बेबी, ये कहकर फ्रीन फिर से उसके वीक पॉइंट पर आया। अब वहां पर वो फिंगर्स यूज नहीं कर रहा था। वो अपनी उंगलियों से बेकी की लेग्स पर टीज कर रहा था और फिर उसने बेकी के वीक पॉइंट को लिक करना शुरू कर दिया। फ्रीन, बेकी और भी तेज सांसें लेने लगी। फ्रीन, प्लीज डोंट टीज मी, जस्ट डू इट, बेकी ने कहा। हमारे पास बहुत टाइम है, फ्रीन ने उसे छेड़ते हुए कहा। आई सेड जस्ट डू इट फ्रीन, आई कांट टेक इट एनी मोर, प्लीज, बेकी ने यह कहा। फ्रीन मुस्कुराने लगा। वो बहुत धीरे धीरे उसकी वीक पॉइंट को लिक करता जा रहा था और थोड़ी देर में दोबारा से बेकी ने कंप्लीट कर लिया। बेकी ने कंप्लीट किया और फ्रीन मुस्कुराकर उसे देखकर बोला, तुम्हारा टेस्ट हर बार पहले से भी ज्यादा स्वीट लगता है मुझे। ये कहकर वो अपने लिप्स को लिक करने लगा। बेकी शर्माने लगी। फ्रीन, अब बहुत नॉटी हो। उसका चेहरा लाल हो रहा था। अच्छा, पर मुझे पता है तुम्हें ये नॉटी फ्रीन बहुत पसंद है। अब मेरी बारी। ये कहते हुए बेकी ने फ्रीन को टर्न दिया और उसके टॉप पर आ गई। फ्रीन अभी भी पूरी तरह ड्रेस था। बेकी उसे अजीब सी नजरों से देखने लगी। ये बहुत गलत बात है कि मेरी बॉडी पर कोई भी कपड़े नहीं और अब पूरी तरह ड्रेस्ड है। ये कहकर उसने फ्रीन की शर्ट ओपन की और एक तरफ फेंक दी। वो फ्रीन को किस करने लगी। अपनी फिंगर से उसे टीज करने लगी। फ्रीन को बहुत मजा आ रहा था। वो बेकी को खुद से करीब करता जा रहा था। बेकी, बेकी, आई लव यू बेकी, फ्रीन यही कहता जा रहा था। बेकी बहुत स्लोली उसे किस करते जा रही थी। फिर उसने फ्रीन की पैंट ओपन की और उसके वीक पॉइंट को अपने हाथ से रब करने लगी।
उसे धीरे धीरे मूव करने लगी। फ्रीन बहुत एग्जॉस्ट होने लगा। बेकी, बेकी, आई लव यू बेकी, आई लव यू सो मच, यू आर माई एवरीथिंग, वो ये कह रहा था। बेकी उसे खुद से करीब करते जा रही थी, उसे हर जगह किस करते जा रही थी। हाउ मच यू लव मी? बेकी ने पूछा। फ्रीन मुस्कुराकर उसे देखकर बोला, मुझसे पूछो, हाउ मच आई लव यू? इतना कि मैं तुम्हारे लिए बार बार मर सकता हूँ, फ्रीन ने मुस्कुराकर कहा और बेकी ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। अब मरने की बात मत करना, तुम मुझसे दूर चले जाओगे, ये सोचकर ही मेरी सांसें रुकने लगती हैं। ये कहकर वो फ्रीन को रफली किस करने लगी। उसने फ्रीन की पेंट ओपन कर दी और उसके वीक पॉइंट को अपने वीक पॉइंट पर मूव करने लगी, धीरे धीरे रब करने लगी। फ्रीन तेज सांसें लेने लगा। एक अजीब सी सेंसेशन उसकी बॉडी में भरने लगी। बेकी बहुत स्लोली मूव कर रही थी। फ्रीन की डिजायर बढ़ती जा रही थी। बेकी, डोंट टीज मी, इट्स एग्जॉस्टेड, फ्रीन ने कहा। अच्छा, कितने एग्जॉस्ट हो रहे हैं आप? बेकी मजे लेते हुए बोली। I'm so exhausted, बेकी, I want you, just do it, फ्रीन ने कहा। बेकी यूं ही अपने वीक पॉइंट को बहुत धीरे धीरे फ्रीन के वीक पॉइंट पर मूव कर रही थी। फ्रीन पागल होता जा रहा था। वो बेकी को अपने नीचे ले आना चाहता था और बहुत तेजी से अपने वीक पॉइंट को मूव करना चाहता था, पर बेकी उसे इसी तरह टीज करती रही, इतना कि फ्रीन बेग करने लगा। बेकी प्लीज, बेकी डोंट डू दिस, बेकी, बेकी आई लव यू बेकी, प्लीज। वो तेज सांसें लेते हुए ये कह रहा था। बेकी को बहुत मजा आ रहा था, तभी उसने मूव करना छोड़ दिया। फ्रीन आंखें खोले उसे देखने लगा। ये क्या कर रही हो तुम? उसने बेकी से कहा। क्या कर रही हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। नो बेकी, डोंट डू दिस टू मी, फ्रीन ने उसे देखकर कहा। अभी हमारी शादी में बहुत दिन बाकी हैं, तब तक वेट कीजिए, इसे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्या? बेकी, ये तुम क्या कह रही हो? आई मीन सो मच पेन, ऐसा मत करो मेरे साथ, फ्रीन ने बेग करते हुए कहा, पर बेकी ने उसकी एक नहीं सुनी। वो फ्रीन के ऊपर से उठी और तेजी से ड्रेसअप होकर कमरे से बाहर निकल गई। फ्रीन यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ है उसके साथ। उसने अपने कपड़े पहने और गुस्से से खुले हुए दरवाजे को देखने लगा जहां से बेकी बाहर चली गई थी। बेकी, इसका बदला तो मैं तुमसे बहुत जल्दी लूंगा, उसने शरारती होते हुए कहा। और सीन मूव होता है मॉर्निंग में। कल रात बेकी ने जो किया था, फ्रीन उसकी वजह से अभी तक एग्जॉस्टेड था। वो बस बेकी को अपने कंट्रोल में लेकर कंप्लीट करना चाहता था। पूरी रात वो इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाया था। यू रेबेका, फ्रीन सरोजा, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं भी तुम्हें। क्या करूं? वो यही सोच रहा था और फिर उसे एक आइडिया आया। उसने अपने कमरे की तरफ आती कदमों की आहट सुनी और तेजी से वॉशरूम में चला गया। आने वाली बेकी थी। उसने आकर जब खाली बिस्तर देखा तो फ्रीन को देखने लगी। फ्रीन, फ्रीन आप कहाँ हैं? बेकी ने आवाज दी। बेकी, मैं वॉशरूम में हूँ, फ्रीन ने वॉशरूम से आवाज दी। ठीक है, जल्दी कीजिएगा, सब लोग 20 मिनट तक आने ही वाले हैं। 20 मिनट इतने काफी हैं मेरे लिए, फ्रीन ने दिल में सोचा। बेकी, आह, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, फ्रीन वॉशरूम से चिल्लाया। बेकी परेशान हो गई। फ्रीन, फ्रीन क्या हुआ है आपको? ये कहती हुई वो तेजी से वॉशरूम के करीब आई जो खुला हुआ था। जैसे ही वो वॉशरूम के दरवाजे के पास आई, फ्रीन ने झटके से वॉशरूम खोला और बेकी को खींचकर वॉशरूम के अंदर ले आया और डोर लॉक कर दिया। ये आप क्या कर रही हैं सुबह सुबह? बेकी ने कहा।
प्रीन ने उसे दीवार से लगा दिया और उसके सामने खड़ा होते हुए बोला, वही जो तुमने कल रात को अधूरा छोड़ा था। पता है, पूरी रात मैं इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाया। प्रीन ने कहा। बेकी हंसी छुपाते हुए बोली, अगर आप कंप्लीट कर भी लेते तो मुझे देखकर आपको और कुछ सूझता ही नहीं। बेकी ने उसे टीस करते हुए कहा, वैसे मेरा मूड नहीं है तो फिर एक्सक्यूज मी। ये कहकर बेकी जाने लगी। ऐसे कैसे? मूड का क्या है, वो तो मैं अभी बना दूंगा। ये कहकर उसने बिना वार्निंग दिए बेकी को किस करना शुरू कर दिया। वो बेकी को रफली किस करता जा रहा था और उसने अपना हाथ बेकी की शर्ट में डाल दिया और उसके चेस्ट को प्रेस करने लगा। बेकी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने लगी। प्रीन को मज़ा आने लगा। वो यूं ही उसे किस करता जा रहा था और उसने अपना दूसरा हाथ बेकी की स्कर्ट में डाल दिया। उसका एक हाथ बेकी की चेस्ट को प्रेस कर रहा था, दूसरे हाथ से वो बेकी की वीक स्पॉट को टीस कर रहा था। उसकी फिंगर्स बेकी के वीक पॉइंट पर मूव कर रही थी और उसके सॉफ्ट लिप्स बेकी की गर्दन से लेकर उसके शोल्डर पर किस करते जा रहे थे। बेकी न चाहते हुए भी उसे खुद से और करीब करने लगी, उसे टाइटली हग करने लगी। वो बेकी को टीस कर रहा था। प्रीन, आई लव यू प्रीन। बेकी न चाहते हुए भी ये सब कहने लगी। प्रीन मुस्कुराने लगा। उसने बेकी को उठाकर वॉश बेसिन पर बिठाया और उसकी शर्ट को पूरी तरह उतारकर साइड पर फेंक दिया। वो बेकी की चेस्ट को लिक करने लगा और उसने बेकी की स्कर्ट भी पूरी तरह से ओपन कर दी। सब लोग बहुत जल्दी आने वाले थे, इसलिए वो बहुत जल्दी से कंप्लीट करना चाहता था। उसने अपनी पैंट ओपन की और अपने वीक पॉइंट को बहुत जोर से बेकी के वीक पॉइंट पर मूव कर दिया। आह! प्रीन! बेकी मॉर्न करने लगी। प्रीन जोर से अपने वीक पॉइंट को उसके वीक पॉइंट पर मूव करने लगा। आह! प्रीन, बेबी, हनी, आई लव यू सो मच, बेकी कह रही थी। प्रीन और जोर से मूव करने लगा। बेकी पागल होने लगी। प्रीन बहुत तेजी से मूव कर रहा था। बेकी मौन करते जा रही थी। प्रीन कभी उसे किस करता, कभी उसे लिक करता और कभी उसे बाइट करता। यूं ही अपने वीक पॉइंट को उसके वीक पॉइंट पर पुश करता रहा और कुछ देर में उन दोनों ने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करके बेकी बहुत थक गई और यूं ही अपना सर उसने प्रीन के कंधे पर टिका लिया। सांसें अभी भी बहुत तेज थीं। प्रीन ने उसे टाइटली होल्ड कर रखा था। थोड़ी देर बाद उनकी सांस नॉर्मल हुई। उसने बेकी के शोल्डर पर किस किया। बेकी उससे अलग हुई। आप में बिल्कुल पेशेंस नहीं है, बेकी ने उसे देखकर मुंह बनाकर कहा। प्रीन ने भी मुंह बनाकर कहा, क्यों रखो पेशेंस जब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी बीवी है। प्रीन की बात पर वो शर्माने लगी। अच्छा बहुत हुआ, सब लोग आने ही वाले होंगे। तभी उसे नाम की आवाज आई। प्रीन, कहाँ हो? बेकी, कमरे में तो कोई भी नहीं है, लगता है सब लोग आ गए। हम एक साथ वॉशरूम से नहीं निकल सकते, वो क्या सोचेंगे? बेकी ने परेशान होते हुए कहा। प्रीन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम ड्रेसअप हो और वॉशरूम से बाहर जाओ और आप उन्हें कहना कि मैं मैं फिजिशियन के पास हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। उन्हें लेकर बस तुम कमरे से बाहर निकलो, मैं बाद में आ जाऊंगा, प्रीन ने कहा और बेकी ने हाँ में सर हिलाया। वो अच्छे से ड्रेसअप हुई, अपने कपड़े ठीक किए और वॉशरूम से बाहर निकल आई। नाम उसे पुकार रही थी। बेकी,
तुम वॉशरूम में थी तो बताया क्यों नहीं? हाँ, वो बस मैं आ ही रही थी। रीन कहाँ है? नाम ने पूछा। उसके साथ नॉब, नीता, कर्क, अलेसारा, युंजू और राइल भी थे। फ्रीन फिजिशियन के पास है, वो हमें नीचे ही डायरेक्टली मिलेंगे, तो सारा सामान यहीं पर है, चलिए चलते हैं, बेकी ने कहा और सब लोगों को वहां से लेकर चली गई। फ्रीन बस उनके जाने का इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही उसे लगा कि सब लोग चले गए हैं, वो वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सब लोग कमरे से चले गए थे। ये देखकर उसने सुकून का सांस लिया और वो भी कमरे से निकल ही रहा था जब उसे किसी की विसल की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो ह्यूंजू खड़ा था। क्या बात है अंकल, आपसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी मुझे, ह्यूंजू से टीज करते हुए कह रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रीन ने उसे देखकर कहा। वो क्या है ना, हम जैसे बच्चे हर जगह होते हैं लेकिन हम पर किसी की नजर नहीं पड़ती, जबकि आप लोगों को हमारा ध्यान रखना चाहिए, युंजू से छेड़ कर बोला। आप तो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं अंकल, मतलब कहीं पर भी कुछ भी। वो प्रीन को टीज कर रहा था। प्रीन उसे खींचकर अपने करीब करते हुए बोला, बड़ी बड़ी ये बात हमारे दरमियान रहेगी ना, ब्रो कोड की तरह सीक्रेट। ये कहकर फ्रीन ने पंच बनाया और युंजू ने भी पंच बनाया। डेफिनेटली अंकल, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो वीडियो गेम जो मॉम ने मुझे लेने से मना कर दिया था, अगर मेरे अंकल मुझे वो गिफ्ट करते तो कितना अच्छा रहेगा ना। ब्लैकमेलर? प्रीन ने आंखें दिखाते हुए कहा। अरे इसमें ब्लैकमेल की क्या बात है? टिट फॉर टैट, थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी करता हूँ, थोड़ी सी आप मेरी कर दो। ये कहकर युंजू हंसने लगा। अच्छा ठीक है, बस तुम अपना मुंह बंद रखना, प्रीन ने कहा और युंजू उसे देखकर फिर से मुस्कुराने लगा। और सीन फाइनली मूव होता है उस दिन जब प्रीन और बेकी शादी कर रहे थे। प्रीन पूरी तरह तैयार जब नीचे हॉल रूम में आया तो युंजू को ढूंढने लगा। बड़ी रेडी हो तुम? उसने युंजू को देखते हुए कहा। हाँ अंकल, बिल्कुल रेडी, मैं आंट रेबेका की तरफ जा रहा हूँ, ये कहकर वो निकलने लगा। अरे रुको, तुम क्या मेरी साइड से नहीं आ रहे? प्रीन ने हैरान होते हुए कहा। मैंने सोचा तो था अंकल, पर फिर मुझे आंट नाम ने बताया कि जो लोग उस साइड पर हैं वो इन्वेलप्स लेंगे, तो मैंने सोचा कि वहां रहने में फायदा है। आपको शाम में मिलता हूँ, ये कहता वो प्रीन की बात को नजरअंदाज करता घर से बाहर निकल गया। ये तो गलत बात है, मेरी साइड पर कोई भी नहीं रहना चाहता, उसने मुंह बनाकर कहा। तभी रायल दौड़ता हुआ आया। नहीं डैडी, मैं तो आपकी साइड से ही जाऊंगा। रायल की आवाज सुनकर फ्रीन मुड़ा। एग्जैक्ट वैसे ही कपड़े जैसे फ्रीन ने बनवाए थे। रायल के कपड़े बिल्कुल उसके जैसे थे। वो रायल के पास गया और घुटनों पर बैठ गया। अरे वाह, आज तो मेरा प्रिंस और भी हैंडसम लग रहा है, ये कहकर उसने रायल के माथे को चूमा। तो आप मेरी साइड से चलोगे? रायल ने हाँ में सिर हिलाया। यस डैडी, मैं आप ही की साइड पर रहूंगा, वो मुस्कुरा कर कह रहा था। और फिर वो सब लोग तैयार होकर बेकी के घर के लिए निकल गए। दूसरी तरफ बेकी आईने में खुद को दुल्हन की तरह सजे हुए देख रही थी। इस दिन के लिए उसने और फ्रीन ने बहुत इंतजार किया था। शादी तो उन्होंने पहले भी की थी, पर उसमें ऐसी खुशी नहीं थी जैसी यहाँ पर थी। सब लोग उनके साथ थे, उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे थे, स्पेशली उन दोनों के पेरेंट्स। मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग बेकी को गले लगाकर बोली, मेरी बेटी तो प्रिंसेस लग रही है। उसकी चमकती हुई आंखें देखकर उनके दिल में एक सुकून उतर आया। तभी मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग आए। जल्दी करो, वो लोग आने ही वाले हैं। उन्होंने बेकी को देखा। डैड, मैं कैसी लग रही हूँ? बेकी ने पूछा और उनकी आंखों में उनकी नन्ही सी बेकी घूम गई। उनकी आंखें छलकने लगी। बहुत प्यारी, एंजल से भी ज्यादा प्यारी, ये कहकर उन्होंने आगे बढ़कर बेकी के फॉरहेड पर किस किया। बेकी इधर उधर देखने लगी। क्या देख रही हो? मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग ने पूछा। रायल को देख रही हूँ। रायल कहाँ है? बेकी ने कहा। तभी ह्यूंजू चलता बेकी के कमरे में आया।
अब वो आपके हाथ नहीं आएगा, क्योंकि अब तो वो अपने डैडी की टीम में है। यूनजू ने अंदर आते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि लिटिल मास्टर रायल अपने डैडी के साथ आएंगे। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना आपकी साइड पे, यूनजू ने हंसते हुए कहा। काश मैं कुछ साल पहले पैदा होता तो अंकल फ्रीन का चांस ही नहीं बनने देता, खुद ही आपसे शादी कर लेता। ये कहकर वो हंसने लगा और बेकी उसे देखकर हंसने लगी। थोड़ी देर में यूकी कमरे में आई। बेकी, वो सब लोग आ गए, यूकी ने कहा, और सब लोग रेडी हो गए और मेन हॉल में चले गए। फ्रीन बहुत सा सामान लिए बेकी के घर के सामने परेड कर रहा था। धीरे धीरे सारे हर्डल्स को पार करता वो मेन हॉल में बेकी तक पहुंचा। वो दोनों आंखों में एक अजीब सी खुशी लिए एक दूसरे को देख रहे थे। एक दूसरे तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितने ही दरिया पार किए थे, कितने ही तूफानों से गुजरे थे, लेकिन फाइनली वो दिन आ गया जब वो दोनों एक साथ थे। शादी की रस्में शुरू हुई। उनके हाथ पर हॉली वाटर डाला गया और मॉन्क्स ने उन्हें ब्लेसिंग्स दी। शादी के बाद उन्होंने अपने बड़ों से ब्लेसिंग्स ली और तब फ्रीन ने सबको 2 मिनट के लिए रोका। क्या हुआ फ्रीन? मिस्टर चंकी माँ ने पूछा। डैड, मैं जानता हूँ हमने थाई स्टाइल में शादी की है, लेकिन बहुत साल पहले मैं बेकी से एक वादा करना चाहता था जो उस वक्त नहीं कर पाया, पर मैं आज वो वादा उससे करना चाहता हूँ। मिस रेबेका, तुम मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी प्यार हो। इस ज़िंदगी में और आने वाली हर ज़िंदगी में मेरा दिल, मेरी जान, मेरी सांसें और मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रहेगा। मैं हर जन्म में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट फॉर यू अंटिल आई फाइंड यू, उसने मुस्कुराकर कहा। बेकी की आंखें खुशी से चमकने लगी। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ फ्रीन कि इस ज़िंदगी में और आने वाली हर ज़िंदगी में मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहूँगी। आई विल वेट फॉर यू अंटिल आई फाइंड यू। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें सितारों से चमक रही थीं, चेहरे रोशन थे। एक दूसरे के लिए प्यार उनकी आंखों से झलक रहा था। सब लोग उनके लिए बहुत खुश थे और फाइनली नीन और बेकी की शादी हो गई। और सीन मूव होता है चंकीमा मेंशन में। आज बेकी और प्रीन की फर्स्ट नाइट थी। प्रीन के कमरे को बहुत खूबसूरती से सेंटेड कैंडल्स और बहुत से फूलों से सजाया गया था। बेकी जब कमरे में गई तो फ्रीन खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसके आने की आहट सुनकर वो मुड़ा और बेकी को देखता ही रह गया। बेकी ने कमरे को गौर से देखा तो हर जगह वो ख़ास फूल थे जो बेकी ने उनके गार्डन में लगाए थे। हर जगह फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स थे। प्रीन उसके करीब आया और उसने दरवाजे को बंद करके लॉक कर दिया। बेकी का हाथ पकड़कर वो उसे धीमे कदमों से चलाता अपने बेड पर ले आया और खुद उसके पास बैठ गया। बेकी नजरें उठाकर उसे देख भी नहीं पा रही थी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे डर था कहीं उसकी धड़कनें नींद न सुन ले। नींद ने उसके चेहरे को थाम कर कहा, मैंने इस दिन का बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया है बेकी, जब फाइनली तुम मेरी होगी। आज मैं हम दोनों के दरमियान और किसी को नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हें प्यार और रिस्पेक्ट दूंगा और ये मेरा तुमसे वादा है, उसने ये कहा और बेकी के फॉरहेड पर किस किया। उसकी किस करते ही बेकी की आंखें बंद हुईं और 2 आंसू उसके गालों पर फिसल गए। रीन ने नरमी से उसके आंसू साफ किए और उसके चेहरे को थामते हुए बोला, नहीं, तुम मेरी वजह से और मेरे लिए पहले ही बहुत रो चुकी हो, पर अब नहीं। मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी को, रायल की ज़िंदगी को खुशियों से भर देना चाहता हूँ। ये कहकर उसने बेकी को टाइटली हग कर लिया। प्रीन, तुम मेरा सपना हो, मेरी हकीकत, मेरा प्यार, मेरी सांसें, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तब भी जब मुझे नहीं पता था कि तुम दी फ्रीन सरोजा हो, जब तुम मेरे लिए सिर्फ एक गरीब फ्रीन थे, मैं तब भी तुम्हें इतना ही चाहती थी।
जितना आप चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये कहकर बेकी ने उसे टाइटली हग किया। फ्रीन ने आगे बढ़कर उसके फॉरहेड पर किस किया। वैसे तो मेरी नज़रों में तुमसे खूबसूरत लड़की इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन आज तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा मुझे बेकाबू करता जा रहा है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। ये कहकर वो आगे बढ़ा और बेकी को पैशनेटली किस करने लगा। बेकी ने उसे टाइटली हक कर रखा था। वो उसे किस करता जा रहा था। धीरे धीरे उसने बेकी के गाउन की स्ट्रैप्स ओपन की और गाउन फिसल कर फर्श पर जा गिरा। बेकी की नज़रें झुकी हुई थीं। फ्रीन उसे अपनी बाहों में जकड़े मनमानियाँ करता जा रहा था। उसके हाथ बेकी को हर जगह छू रहे थे। उसके होंठ बेकी की कान से लेकर गर्दन तक मूव करते जा रहे थे और फिर उसने बेकी को बेड पर लिटा दिया और खुद अनड्रेस होकर उसके टॉप पर आ गया। वो बेकी को हर जगह किस करने लगा। फ्रीन, मेक मी योर्स बेबी, आई जस्ट वांट टू बी योर्स। बेकी ने ये कहा और फ्रीन मुस्कुराने लगा। वो उसके सेंसिटिव स्पॉट्स को रब करने लगा, उसे हर जगह किस करने लगा। वो दोनों एक दूसरे में खोते चले गए और फिर फ्रीन ने पूरी तरह उसे अपना बना लिया। उसकी सिसकियाँ पूरी रात तेज होती रहीं। उन दोनों के कपड़े फर्श पर गिरते चले गए। एक जुनून था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। फ्रीन अपना प्यार उस पर बरसाता जा रहा था और इसी तरह रात बीतती चली गई। सुबह जब बेकी की आंख खुली तो उसे ये सब एक सपने सा लग रहा था। फ्रीन उसकी बाहों में था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत करीब थे। बेकी धीरे से खुद को उसकी बाहों से निकालकर बिस्तर से बाहर निकलना चाह रही थी जब फ्रीन ने उसे पीछे से टाइटली हग कर लिया। कहाँ जा रही हो? फ्रीन ने नींद में कहा। फ्रीन, 8 बज चुकी हैं। तो क्या हुआ? फ्रीन ने यूं ही नींद में कहा। 8 बज चुकी हैं। राइल उठ गया होगा, मुझे जाकर उसे देखना है। नीचे मॉम भी हैं, पी सारा भी हैं और युंजू भी है। सब लोग राइल को देख लेंगे। फ्रीन ने कहा, पर मेरे पास तो अभी सिर्फ तुम ही हो ना। इस बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? फ्रीन ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा, पूरी रात इस बच्चे ने मुझे ठीक से सोने नहीं दिया, बेकी ने मुंह बनाकर कहा और फ्रीन हंसने लगा। अच्छा तो ऐसा है क्या? फ्रीन ने उसे और करीब कर लिया। फ्रीन का हाथ बेकी की चेस्ट पर था, दूसरा हाथ उसकी फ्लैट बेली पर मूव करते करते नीचे जा रहा था। वो सॉफ्टली बेकी की नेक से लेकर उसकी शोल्डर पर किसेस करता जा रहा था। उसका थंब बेकी की चेस्ट पर उसके सेंसिटिव स्पॉट को रब कर रहा था। दूसरा हाथ धीरे धीरे उसके वीक पॉइंट पर मूव करने लगा। फ्रीन, बेकी बेकाबू होने लगी। फ्रीन, मैंने आपसे कहा ना, मुझे जल्दी जाना है, बेकी ने कहा। फ्रीन मुस्कुराया और धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, डोंट वरी बेबी, आई विल मेक इट फास्ट। फ्रीन, बेकी शर्माने लगी। फ्रीन ने अपनी फिंगर्स को तेजी से मूव करना शुरू कर दिया। उसके हाथ बेकी की चेस्ट को रब कर रहे थे और दूसरा हाथ बेकी के वीक पॉइंट पर मूव हो रहा था। बेकी ने अपने होंठों को बड़ी सख्ती से बंद कर रखा था, इतनी सख्ती से कि उसे लगा कि उसके होंठों पर चोट लग जाएगी। थोड़ी देर में उसने कंप्लीट किया और फ्रीन को देखने लगी। फ्रीन, फ्रीन हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना, मैं बहुत जल्दी करूँगा। वो फ्रीन की तरफ मुड़ गई। आप मुझे जानबूझकर टीज कर रही हैं ना? पता नहीं रायल ने ब्रेकफास्ट किया भी है या नहीं। फ्रीन ने मुंह बनाकर कहा, ब्रेकफास्ट तो मैंने भी नहीं किया। और तुम्हें पता है मुझे ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बेकी उसे देखने लगी। उसने धीरे से
बेकी के कान के पास आकर कहा, मुझे ब्रेकफास्ट में मिल्क बहुत पसंद है। बेकी फिर शर्म से लाल होने लगी। रीन झटके से उसकी टॉप पर आ गया और उसे किस करने लगा। उसकी चेस्ट को धीरे धीरे लिक करने लगा। बेकी ने उसे टाइटली होल्ड करके रखा था। रीन काफी देर उसे यूं ही लिक करता रहा, फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, ये मेरा फेवरेट है। रीन! बेकी उसकी बातों से शर्माती जा रही थी। रीन ने उसे करीब करके कहा, मैं क्या करूं बेबी, मैं तुमसे दूर रह ही नहीं पाता। तुम बहुत खास हो मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। ये कहकर वो अपनी नोज को उसकी नेक से लेकर उसकी शोल्डर तक मूव करने लगा। फिर उसने अपने वीक पॉइंट को बेकी के वीक पॉइंट पर पुश कर दिया और बहुत जोर से मूव करने लगा। बेकी के नेल्स रीन की शोल्डर में चुभने लगे, पर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो यूं ही बेकी को अपने कंट्रोल में लेकर मनमानियां करता रहा और थोड़ी देर में उन्होंने कंप्लीट कर लिया। उसने बेकी के फोरहेड पर किस करके कहा, हम 10 साल से दूर थे, अब उन 10 सालों की कमी तो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी ना। बेकी मुंह बनाकर उसे देखने लगी। रीन, चलिए बस बहुत हो गया, हमें अब चलना चाहिए, उसने ये कहा और रीन हंसने लगा। उसके बाद उन दोनों ने शावर लिया और नीचे चले गए और सीन मूव होता है डाइनिंग रूम में। जब वो दोनों नीचे आए तो सब लोग नाश्ता कर रहे थे। अरे रीन, बेकी, अच्छा हुआ तुम लोग टाइम पर आ गए। राइट भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। मम्मा, डैडी, मैं आप लोगों का ही वेट कर रहा था। उसके बाद उन सब लोगों ने नाश्ता किया। बेकी बड़े गौर से राइल को देख रही थी। वो मिस्टर और मिसेस चंकीमा के दरमियान बैठा था। वो दोनों प्यार से उसे अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। अलेसारा प्यार से बार बार राइल को देख रही थी। इतना प्यार, इतनी केयर, वो बस उन सब लोगों को देखते ही जा रही थी। ये प्यार पिछले 9 साल से राइल को नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने वक्त के बाद वो अपनी असल जगह पर आ गया हो। बेकी राइल को देखकर अपने अंदर एक सुकून महसूस कर रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे, मौसम बदलते जा रहे थे। उन दोनों का प्यार वक्त के साथ साथ और बढ़ता जा रहा था। एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी, एक दूसरे के लिए केयर बढ़ गई थी। और ख़ास तौर पर राइल, वो दोनों राइल को अपना पूरा प्यार देने की कोशिश कर रहे थे। राइल में अब एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया था जो उसे फ्रीन से मिला था। अब वो नॉटी हो गया था, कभी कभी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बेकी उसे देखकर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाती थी। फ्रीन और राइल बाप बेटा कम और दोस्त ज़्यादा लगते थे। फ्रीन उसे उसकी पसंद की वो हर चीज़ जो वो एक बार कहता उसे दिलवा देता, उसे हर तरह से कंफर्ट देने की कोशिश करता, उसे अपना वक्त देता, अपना प्यार देता। शायद इसलिए क्योंकि वो किसी तरह पिछले 9 साल की कमी को पूरा कर देना चाहता था। उसे इस बात का बहुत दुख था कि वो राइल के बचपन को नहीं देख पाया, इसलिए वो अब राइल को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता था और वो दे भी रहा था। अब फ्रीन और बेकी की शादी को 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे। बेकी हॉल में बैठी राइल का इंतज़ार कर रही थी। तभी मिसेस चंकी माँ किसी एग्जीबिशन से वापस आईं। बेकी, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? उन्होंने देखकर पूछा। मॉम, राइल अभी तक नहीं आया, बेकी ने कहा। तो ड्राइवर को कॉल करो ना। बेकी ने हाँ में सिर हिलाया और ड्राइवर को कॉल किया। ड्राइवर ने बताया कि फ्रीन ने उसे मना कर दिया था राइल को पिक करने के लिए। आज वो खुद राइल को पिक करने वाला था। ये बात जब बेकी ने मिसेस चंकी माँ को बताई तो वो समझ गई कि वो लोग कहाँ होंगे। तुम फिक्र मत करो बेकी, मुझे पता है ये लड़की कहाँ है। ज़रा अलीसारा को कॉल करना, यूंजू भी घर पर नहीं होगा। उन्होंने कॉल की और वाकई यूंजू भी घर पर नहीं था।
अब तुम्हारी बारी है ये सब झेलने की बेकी। तुम्हें एक नहीं, दो-दो बच्चों को संभालना है। ये कहकर मिसेस चंकीमा मुस्कुराने लगी और बेकी ने मुंह बना लिया। आने दो जरा इन्हें। आज ये दोनों बाप बेटा मेरे हाथ से बचेंगे नहीं, बेकी ने मुंह बनाकर कहा और फिर मिसेस चंकीमा को देखकर मुस्कुराने लगी। प्रीन रायल को स्कूल से पिक करके अपने साथ ले गया। शाम तक वो दोनों गेम जोन में रहे। ह्यूंजू भी उनके साथ ही था। वहां से ह्यूंजू सीधा अलेसारा के घर चला गया और रायल और फ्रीन दोनों वापस घर आए। चैम्प, मैं कहता हूँ ये वाली गेम पिछली वाली गेम से बहुत अच्छी है। नहीं डैडी, मुझे लगता है पहले वाली ज्यादा अच्छी थी। वो दोनों यही बातें करते करते घर के अंदर आ रहे थे जब उन्होंने सामने गुस्से में खड़ी बेकी को देखा। कहाँ थे आप दोनों? उसने ये कहा और वो दोनों उसे देखकर सर झुकाकर हाथ बांधकर खड़े हो गए। हम तो हम तो बस गेम जोन तक गए थे, रायल ने कहा। तो आपको नहीं लगता था कि आपको मुझे बता देना चाहिए ताकि मैं परेशान ना हूं? उसने फ्रीन को देखकर कहा। फ्रीन उसे देखकर सर खुजाने लगा। हाँ, वो बस हमारा तो प्लान था, बस हम एक ही घंटा खेलेंगे और वापस आ जाएंगे। पर पर बेकी ने आईब्रो चढ़ाकर उसे देखते हुए कहा। पर गेम इतना इंटरेस्टिंग था, एक के बाद एक हम राउंड्स खेलते रहे और हमें टाइम का पता ही नहीं चला। प्रीन ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा। मैं तंग आ गई हूँ आप दोनों की हरकतों से। और रायल, तुम दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो। होमवर्क किया है तुमने? हाँ मोमा, होमवर्क तो मैं बस ये अभी जल्दी से कर लूंगा। मैंने आधा कर लिया था, बाकी मैं अभी कंप्लीट कर लूंगा, रायल ने कहा। बेकी ने घड़ी की तरफ देखा। 7 बज रही हैं। तुम जाओ, जाकर शावर लो, खाना खाओ और अपना होमवर्क करो। रायल ने बेकी की बात सुनी और अपने कमरे की तरफ दौड़ गया। डैडी, बेस्ट ऑफ लक, ये कहकर रायल अपने कमरे में चला गया। बेकी मुंह बनाकर फ्रीन को देखने लगी। माना कि आप रायल से बहुत प्यार करती हैं और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर हर चीज का एक टाइम होता है। आज वीकेंड नहीं है, नॉर्मल डे है। उसे पढ़ना भी होता है और भी काम करने होते हैं। अगर आप इसी तरह उसे किसी भी टाइम लेकर जाएंगे तो बिगड़ जाएगा, बेकी ने फ्रीन को डांटते हुए कहा। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, पर क्या करता, आज एक नया लॉन्च आया था गेम का और मैं चाहता था कि हम सबसे पहले उसे खेलें। फ्रीन ने उसे देखकर मासूमियत से कहा। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप एक डैडी हैं, खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। ये कहकर वो गुस्से से स्टेयर्स चढ़कर अपने कमरे की तरफ चली गई। मिसेस चंकी माँ दूर बैठी उन्हें देख रही थी। फ्रीन अंदर आया और अपनी मॉम को देखने लगा। मॉम, क्या करूं? जाओ, जाकर मनाओ उसे, और क्या करना है? उसकी मॉम ने कहा। वो दौड़ता हुआ बेकी के पीछे कमरे में चला गया। बेकी, बेकी, आई एम सॉरी। वो फ्रीन से मुंह मोड़े खड़ी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। बेकी, आई एम सॉरी, मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसा ना हो। तुम बस प्लीज नाराज मत हो, मैं तुम्हें नाराज नहीं देख सकता। ये कहकर उसने पीछे से बेकी को गले लगा लिया। बेकी मुड़ी और उसे देखने लगी। आप बिल्कुल बच्चे हैं फ्रीन, और रायल भी अभी बच्चा है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं एक साथ 3-3 बच्चों को कैसे संभालूंगी। हाँ बेकी, मुझे पता है, पर 1 मिनट, 3 बच्चे? फ्रीन हैरानी से बेकी को देखने लगा। बेकी ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और उसने उसका रिजल्ट फ्रीन की तरफ बढ़ा दिया। ओ माय गॉड, तुम एक्सपेक्ट कर रही हो? फ्रीन खुश था, एक्साइटेड था, नर्वस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी खुशी संभाली नहीं जा रही थी। तो तुम खड़ी क्यों हो? तुम बैठो ना, बैठो, थक थक जाओगी तुम। ये कहकर उसने बेकी को बिठाया। आर यू श्योर? उसने कहा और बेकी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखों से खुशी से आंसू गिरने लगे। उसने बेकी के स्टमक पर हाथ रखा और वहाँ किस करते हुए बोला, आई एम सॉरी बेबी, मैं आइंदा आपकी मम्मा को कोई स्ट्रेस नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच बेकी, तुमने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ।
वो मुस्कुराकर उसे देखते हुए कह रहा था, मैं राइल के बचपन को नहीं देख सका। इस बात का बहुत दुख था मुझे, पर मैं अब इस एहसास को दोबारा जी सकता हूँ। मैं एक अच्छा डैडी बनूंगा ना बेकी? उसने बेकी के स्टमक पर हाथ रखकर कहा। मुझे डैड बनना नहीं आता। बेकी ने उसे खुद से करीब किया। आप एक बहुत अच्छे डैडी हैं फ्रीन, और वक्त के साथ साथ आप सब कुछ सीख जाएंगे, उसने मुस्कुराकर कहा। ये एक बहुत ही ख़ास मोमेंट था। वो फिर से बाप बनने वाला था, और ये खुशी बहुत अनोखी थी। वो सारी चीज़ें जिन्हें वो पहले नहीं जी पाया, वो सारे स्टेजेस, अब वो उन्हें जी सकता था। वो ये सोचकर बहुत खुश था, लेकिन अचानक ही उसकी हंसी कहीं गायब हो गई। बेकी उसे देखने लगी। क्या हुआ फ्रेंड, आप खुश नहीं हैं? बेकी ने उससे पूछा। खुश? खुश तो बहुत छोटा लफ्ज़ है उस चीज़ के लिए जो मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन राइल, कहीं वो निगलेक्टेड फील तो ना करे। मैं नहीं चाहता कि वो निगलेक्टेड फील करे। हमें बहुत सोचकर उससे बात करनी होगी, प्रीन ने कहा, और बेकी ने हाँ में सिर हिलाया। प्रीन ने ये गुड न्यूज़ सबको बताई और सब लोग बहुत खुश थे, स्पेशली मिस्टर और मिसेस चांकी माँ। लेकिन अभी तक राइल से किसी ने कोई बात नहीं की थी। प्रीन और बेकी खुद उससे बात करना चाहते थे। एक शाम राइल बैठा क्रेयॉन से एक ड्राइंग बना रहा था, जब फ्रीन और बेकी दोनों उसके पास जाकर बैठ गए। क्या कर रहा है मेरा प्रिंस? फ्रीन ने मुस्कुराकर पूछा। मैं ड्राइंग बना रहा हूँ डैडी, ये स्कूल असाइनमेंट है। देखिए, ये आप हैं, ये मोमा है, और ये मैं हूँ, राइल ने मुस्कुराकर कहा, और फिर ड्राइंग बनाने लगा। राइल, इस ड्राइंग में अगर आपका एक छोटा भाई या छोटी बहन हो तो कैसा लगेगा? राइल अपनी मम्मा को देखने लगा और सोचने लगा। अच्छा रहेगा। मेरी क्लास में एक लड़का है, उसकी मम्मा एक छोटा बेबी लेकर आई हैं। वो उसको एक दिन लेने आई थी, तो साथ में उसका छोटा भाई भी आया था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट था वो। तो राइल को भी छोटा भाई चाहिए? रीन ने पूछा। राइल सोचने लगा। छोटा भाई? मुझे छोटी बहन चाहिए, पर छोटा भाई भी ठीक रहेगा, राइल ने सोचकर कहा। रीन और बेकी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तो राइल, अगर आपको छोटा भाई चाहिए तो हम बहुत जल्दी आपके लिए कोई छोटा भाई या छोटी बहन लेकर आएंगे। ये सुनकर राइल एक्साइटेड हो गया। सच्ची? कब लेकर आएंगे आप लोग? मैं उसके साथ खेलूंगा। छोटे बेबीज बहुत क्यूट होते हैं। मैं उसको हर चीज़ सिखाऊंगा। मैं उसको ड्राइंग करना सिखाऊंगा, और अगर कोई उसे तंग करेगा तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, जैसे कुन ह्यूजू मुझे करते हैं, राइल ने एक्साइटेड होते हुए कहा। फ्रीन और बेकी मुस्कुराकर एक दूसरे को देखने लगे। अच्छा, तो फिर समझो आपका छोटा भाई या बहन बहुत जल्दी आने वाला है। राइल इतना एक्साइटेड हुआ कि खुशी से उछलने लगा। घर में सबको बताने लगा कि उसकी मम्मा और डैडी उसके लिए एक छोटा भाई या बहन लेकर आने वाले हैं। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। राइल की एक्साइटमेंट देखकर उन दोनों का दिल सुकून से भर गया। और सीन मूव होता है सुबह के 4 बजे। कमरे में पानी खत्म हो गया था और बेकी को प्यास लगी थी। वो धीरे से अपने बिस्तर से निकली। जैसे ही वो हिली, रीन की आंख खुल गई और वो सीधा होकर बैठ गया। तुम कहाँ जा रही हो? बेकी उसे देखने लगी। किचन तक। इस वक्त किचन में क्यों जा रही हो? तुम्हें भूख लगी है? रीन ने परेशान होते हुए कहा। नहीं, मुझे बस पानी चाहिए। तुम मत उठो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर वो तेजी से कमरे से निकला और जाकर बेकी के लिए पानी ले आया। बेकी उसे देखने लगी। रीन, मैं चल सकती हूँ, पता है, पर अभी तुम एक जिंदगी को इस दुनिया में ला रही हो, तो अभी तुम ऑफ ड्यूटी हो, मुझसे कुछ नहीं कर सकती, रीन ने कहा। उसने खुद अपने हाथ से बेकी के लिए पानी डाला
और उसे पिलाने लगा। बेकी ने पानी पिया और दोबारा बिस्तर में लेट गई। फ्रीन भी उसके साथ लेट गया। उसने बेकी को दोबारा अपनी बाहों में भर लिया और वो उसकी बाहों में सिक्योर महसूस करते हुए गहरी नींद सो गई। नेक्स्ट सीन में हमें फ्रीन दिखाया जाता है जो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। बेकी, बेकी कहाँ हो तुम? फ्रीन ने पूछा। हाँ आई, ये कहते हुए बेकी कमरे में आई। वो चॉकलेट खा रही थी। फ्रीन गुस्से से उसे देखने लगा। तुम चॉकलेट खा रही हो? तुम्हें इस वक्त वही खाना चाहिए ना जो हेल्दी है। फ्रीन, सिर्फ एक पीस है। यूंजू और रायल ने खिला दी तो क्या करती? तुम्हारा सिर्फ बहाना है ये उल्टी सीधी चीजें खाने का। तुम्हें पता है ना, आजकल तुम्हें सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए और हेल्दी फूड। तो ये चॉकलेट खाने की क्या जरूरत थी? आज से तुम्हारा बाहर का खाना बिल्कुल बंद। फ्रीन ने गुस्से से कहा। फ्रीन, ये पहली बार नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। मैं पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, उसने ये कहा और फ्रीन का चेहरा उतर गया। हाँ, लेकिन मेरे लिए तो पहली बार है ना, फ्रीन ने कहा। बेकी उसे देखने लगी। फ्रीन का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया। आई एम सॉरी, बेकी ने कहा। नो इट्स ओके। कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि जब रायल पैदा होने वाला था तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, पर अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हर स्टेप पर, हर जगह पर तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी अगर मेरा चॉकलेट खाने का मन है तो मैं ग्रीन वेजिटेबल्स क्यों खाऊं? हाँ तो मन बदलो ना अपना। बच्चे के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छी हैं, वो बर्थ डिफेक्ट को रोकती हैं। अच्छा ठीक है बाबा, अब मैं हमेशा हेल्दी फूड खाऊंगी, बेकी ने कहा और फ्रीन मुस्कुराने लगा। दैट्स गुड। और सीन मूव होता है एक ग्रॉसरी स्टोर पर। फ्रीन, बेकी और रायल तीनों शॉपिंग के लिए गए थे। अभी फ्रीन ने गाड़ी पार्क ही की थी जब वो तेजी से गाड़ी से निकला ताकि बेकी को सपोर्ट दे सके। फ्रीन, इट्स ओके, बेकी ने कहा। हाँ मुझे पता है, बस मैं चाह रहा हूँ कि तुम थोड़ा सा अपना ख्याल रखो। फ्रीन ने गाड़ी में से पानी की बोतल निकालकर बेकी को दी। ये पानी पीती रहना और मेरे साथ रहना और धीमे कदम लेना, फ्रीन ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, बेकी ने कहा। वो धीरे धीरे कदम लेती फ्रीन के साथ ग्रॉसरी स्टोर में गई। वो तीनों ग्रॉसरी करने लगे। फ्रीन हर चीज़ बड़े ध्यान से ले रहा था। उसकी इंग्रेडिएंट्स को पढ़कर बेकी ने एक सीरियल उठाया। रुको रुको रुको, मुझे इसकी इंग्रेडिएंट्स चेक करने दो। फ्रीन ने उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ने शुरू किए। हाँ, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है इसमें। ठीक है, तुम ये ले सकती हो, फ्रीन ने कहा। बेकी ने मुंह बनाकर कहा। फ्रीन, ये सिर्फ एक सीरियल है, कोई बॉम्ब नहीं। सेम बात ही है, तुम्हें वही खाना चाहिए ना जो अच्छा है। मैं बस इसलिए कह रहा था, फ्रीन ने कहा। बेकी हाँ में सर हिलाने लगी। अच्छा, मैं दूसरी शेल्फ के पास जा रही हूँ। बेकी दूसरी शेल्फ के पास गई। वो हाथ ऊंचा करके एक बॉक्स उठाना चाह रही थी, तभी रायल वहां आ गया। मोमा, आपको लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। ओह, मैं आपके लिए उतार देता हूँ, रायल ने कहा। न जाने कहाँ से वो एक स्टूल ढूंढ लाया। उस पर खड़े होकर उसने बेकी के लिए वो बॉक्स उतारा। ये सब तुम्हें किसने सिखाया? बेकी ने पूछा। डैडी ने बोला था कि मुझे आपका और छोटी बेबी का ख्याल रखना है, रायल ने कहा। और बेकी मुस्कुराकर फ्रीन को देखने लगी जो ना समझने वाले अंदाज में उसी को देखता जा रहा था। ग्रॉसरी के बाद फ्रीन ने रायल को यूंजू के घर ड्रॉप किया और बेकी को लेकर घर जा रहा था जब बेकी ने कहा, मुझे मॉम के घर जाना है। उसके एक बार कहने पर ही फ्रीन ने गाड़ी घुमा ली। अब मिस्टर और मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग बैंकॉक में शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने यूकी के घर के पास एक घर ले लिया था। फ्रीन बेकी को लेकर उसकी मॉम के घर चला गया। कैसी हैं मॉम? बेकी ने उनसे मिलते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? पता नहीं, बस दिल थोड़ा सा उलट रहा है, बेकी ने कहा। तुम्हें तुम्हें क्या हुआ है?
तुम तो पूरा दिन मेरे साथ थी तो तुमने कुछ गलत नहीं खाया। हाँ, शायद चाय थोड़ी-सी ज़्यादा पी ली थी। प्रीन यही सोच रहा था जब बेकी ने मुँह पर हाथ रखा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग को परेशानी से देखने लगा। ये ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है? मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग मुस्कुराने लगी। हाँ, सब कुछ ठीक है प्रीन, अभी उसका सेकंड मंथ है। ये सब होता है, नॉर्मल है। प्रीन ने हाँ में सिर हिलाया। बेकी वॉमिट करके आई और सोफे पर गिर गई। तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स या पानी लेकर आऊं? नहीं प्रीन, मैं ठीक हूँ। ऐसा होता है। अब प्लीज़ कुछ मत बोलिएगा, मेरे सिर में पहले ही दर्द हो रहे हैं। हाँ ठीक है। प्रीन ने लिप्स पर फिंगर रख ली और बेकी अपनी हंसी छुपाने लगी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। कौन? मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग देखने लगी। आपके यहाँ से किसी का फ़ोन आया था। सामने एक डॉक्टर खड़ी थी। बेकी प्रीन को देखने लगी जो इधर-उधर देख रहा था। आ जाइए डॉक्टर, मैं हूँ आपकी पेशेंट। बेकी ने हाथ खड़ा करते हुए कहा। डॉक्टर आए और आकर उसके पास बैठ गई। तो बताइए क्या हुआ है आपको? डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। मैं बताता हूँ डॉक्टर, इन्होंने अभी-अभी वॉमिटिंग की है तो इंडाइजेशन तो बहुत है और इनका चेहरा देखिए कितना पीला पड़ रहा है। तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। प्रीन ने कहा। मैं एक ब्लड टेस्ट लिख देती हूँ बेकी के लिए। डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिखने ही वाली थी जब बेकी ने उन्हें रोक दिया। एक मिनट डॉक्टर, लेट मी फिनिश। आपको बता दूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये मेरा सेकंड मंथ है, इसीलिए मुझे वॉमिटिंग हो रही है, नौसिया हो रहा है। बेकी ने कहा। ओह, ये तो बहुत नॉर्मल है। डॉक्टर मुस्कुराने लगी। जी बिल्कुल डॉक्टर, ये नॉर्मल है। आप ये मुझे नहीं, इन्हें बताइए। बेकी ने कहा। डॉक्टर भी फ्रीन को देखकर मुस्कुराने लगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड सॉरी फॉर द ट्रबल। बेकी ने कहा। अभी वो डॉक्टर उठ ही रही थी जब दरवाजे पर फिर से नॉक हुआ। एक दूसरी डॉक्टर बेकी को चेक करने आई। बेकी ने उसे भी यही बताया कि वो प्रेग्नेंट है और पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसका एक 9 साल का बेटा है। इसके बाद तीसरा और चौथा डॉक्टर आया। बेकी फ्रीन को गुस्से से देखने लगी। उसने उन सब डॉक्टर्स को एक ही दफ़ा फिर से कहा। आई एम सॉरी फॉर दिस ट्रबल। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये मेरा सेकंड मंथ है और पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। मेरा एक 9 साल का बेटा है। सो आई एम फिट एंड फाइन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सब डॉक्टर फ्रीन को देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और फिर वो वहाँ से चले गए। उनके जाते ही बेकी फ्रीन पर बरस पड़ी। आपका दिमाग है या नहीं? मॉम, क्या करूं मैं इस आदमी का? 4-4 डॉक्टर? सीरियसली प्रीन? प्रीन ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा। यार, सबकी अलग अलग स्पेशलिटी है। एक जनरल प्रैक्टिशियन है, एक बच्चों का डॉक्टर है, एक गायनिक था और एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट था। उसकी बात सुनकर मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग हंसने लगी। प्रीन बेटा, बच्चों का डॉक्टर तो बच्चे होने के बाद ही बुलाया जाता है ना। आप इनको क्या समझा रही हैं मोम? मैं प्रेग्नेंट हूँ दूसरी बार और इन्होंने फर्टिलिटी एक्सपर्ट को बुलाया। आपने दिमाग का डॉक्टर नहीं बुलाया अपने लिए? प्रीन मुंह बनाने लगा। हाँ तो एक्स्ट्रा केयरफुल होने में ऐसा क्या है? मैं बस तुम्हारे लिए केयरफुल हो रहा था। केयरफुल? मॉम, आप ही देखिए क्या करूं मैं इनका? बेकी ने मुंह बनाकर कहा। मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग हंसने लगी। ऐसे हस्बैंड से तो बेटा प्यार करना चाहिए बहुत सारा। ऐसे हस्बैंड होते ही कहाँ हैं जो अपनी वाइफ का इतना ख्याल रखें। ये कहकर वो हंसने लगी। हाँ ठीक है, तुम पहले भी एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी हो, पर मेरे लिए तो ये सब कुछ पहली बार है ना। मैं बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। फ्रीन ने मुंह बनाकर कहा। बेकी हंसने लगी। मुझे अब पता लगा मोम, रायल को ये मुंह बनाने की आदत किससे मिली है। उसने फ्रीन को देखकर कहा। अच्छा इधर मेरे पास आइए। फ्रीन उसके पास बैठा। यहाँ नहीं, मेरे सोफे पर। बेकी सीधी होकर बैठ गई। अरे अरे तुम उठो मत,
तुम्हें भी वॉमिटिंग हो रही थी? बैठिए तो सही। फ्रीन बैठा और बेकी ने उसकी गोद में सर रख लिया। फ्रीन बेकी की मॉम के सामने थोड़ा एम्बैरस हो रहा था। अब ये क्या कर रही हो? मैं नहीं, आपका बेबी कह रहा है मुझे ऐसा करने के लिए। मेरे नौसिया को ख़त्म करने के लिए उसे अपने डैड की फ्रेग्रेंस चाहिए। ये कहकर उसने अपना सर फ्रीन की गोद में छुपा लिया। फ्रीन धीरे धीरे उसके बाल सहलाता रहा और वो गहरी नींद सो गई। और सीन मूव होता है कुछ दिन बाद मार्केट में। मैं तुम्हें कह रहा हूँ धीरे धीरे चलो। बेकी अभी सिर्फ 5 कदम ही चली थी जब फ्रीन उसे लेकर बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर बैठो, सांस लो, उसके बाद फिर हम दोबारा चलते हैं। फ्रीन हम पूरा दिन यहाँ घूमने वाले नहीं हैं और मैं ठीक हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, फ्रीन ने उससे कहा। बस तुम धीरे धीरे चलना। ये कहकर वो उसे हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल में ले गया। मॉल में बहुत ज्यादा गहमा गहमी थी। हर स्टोर लोगों से भरा हुआ था। फ्रीन इतने सारे लोगों को देखकर घबराने लगा। बेकी हम किसी और दिन आ जाते हैं, अभी बहुत ज्यादा लोग हैं, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं। फ्रीन कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं दोबारा एक ही चीज लेने के लिए नहीं आने वाली, तो हम अंदर जा रहे हैं, बेकी ने कहा और अंदर की तरफ बढ़ गई। अच्छा तुम मेरी बात तो सुनो, मेरे साथ साथ ही रहना, समझी तुम? फ्रीन ने कहा और उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अभी वो एक स्टोर से दूसरे पर ही गए थे जब फ्रीन ने वहां बैठे किसी इंसान को उठने के लिए कहा। एक्सक्यूज मी, आप ज़रा थोड़ी देर के लिए मेरी वाइफ को यहाँ बैठने देंगे? एक्चुअली वो प्रेग्नेंट है। बेकी हैरानी से उसे देखने लगी। एक काम कीजिए फ्रीन, आप ना एक बोर्ड लगा दीजिए मुझ पर भी और खुद पर भी कि सावधान रहिए, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। फ्रीन उसे देखने लगा। यार मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, बस बहुत हो गया, आज एक फैसला हो जाएगा। जब मैं लेबर रूम में जाऊंगी तो आप मेरे साथ वहाँ नहीं रहेंगे। यार ये क्या बात हुई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, आप नहीं जाएंगे क्योंकि मैं अपनी डिलीवरी पर फोकस नहीं कर पाऊंगी अगर मुझे आपको संभालना पड़ा। ये गलत बात है, ट्रायल के टाइम पर भी मैं नहीं था और अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखूंगा। फ्रीन ने मुंह बनाकर कहा। तो फिर इस तरह से चीखना चिल्लाना और हर किसी को बताना बंद कीजिए कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, बेकी ने कहा। अच्छा ठीक है बाबा, चलो उस स्टॉल पर चलते हैं। फ्रीन ने बात बदली और बेकी को लेकर दूसरे स्टॉल की तरफ बढ़ गया। प्रेग्नेंट बेकी थी पर फ्रीन दिन ब दिन इमोशनल होता जा रहा था। एक रात जब बेकी की आंख खुली तो बिस्तर खाली था। वो फ्रीन को इधर उधर देखने लगी तो वो उसे सोफे पर अकेला बैठा नजर आया। रात के अंधेरे में वो खामोशी से जल्दी उसके पास गई और जाकर बैठ गई। उसने नरमी से उसका हाथ थामा। क्या हुआ फ्रीन? फ्रीन के हाथ में राइल की बचपन का एल्बम था। बेकी ने वो जनरल जो अपनी यादों के लिए बना कर रखा था। फ्रीन उसमें राइल के बचपन को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेकी उसकी इमोशंस को समझ रही थी। उसने फ्रीन को गले लगा लिया। इट्स ओके फ्रीन, सब ठीक हो जाएगा। हमारा न्यू बेबी आने वाला है ना, तो आप उसकी हर मोमेंट को देख सकते हैं। हाँ बेकी, तुम ठीक कह रही हो। मैं एक अच्छा डैडी बन पाऊंगा ना? मुझे बस यही डर है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं। मैं अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा डैड बनना चाहता हूँ। बेकी मुस्कुराई और उसे खुद से लिपटा कर बोली, आप अब भी दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं। फ्रीन आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगा। उसने फ्रीन के फोरहेड पर किस किया। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैडी और सबसे अच्छे हस्बैंड हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों मिलकर हमारे दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से पालेंगे। वो आने वाले बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसके साथ ही पिछले गुजरे वक्त को याद करके
कभी कभी बहुत इनसिक्योर हो जाया करता था। वो यूं ही बेकी के गले लगा रहा और काफी देर आंसू बहाता रहा। और सीन मूव होता है कुछ महीने बाद। अब डिलीवरी का वक्त बहुत करीब आ रहा था। वो दोनों अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आए थे। डॉक्टर ने बताया था कि सब कुछ ठीक है। प्रीन बार बार डॉक्टर की रिपोर्ट्स को पढ़ रहा था। तभी बेकी ने उसे बुलाया। प्रीन, वो सारे काम छोड़कर भागता हुआ बेकी के पास गया। क्या हुआ, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? प्रीन ने कहा, नहीं, आपको कुछ फील करवाना है क्या? प्रीन उसे देखने लगा। बेकी ने उसका हाथ पकड़कर अपने स्टमक पर रख दिया। बेकी मुस्कुराकर फ्रीन को देख रही थी। फ्रीन के चेहरे पर बहुत से एक्सप्रेशन थे, हैरानी, खुशी और एक अजीब सा एहसास। ओह, इट्स फॉर रियल। फ्रीन हंसता जा रहा था। आपकी बेटी भी बिल्कुल आपकी तरह है। ना आपको एक मिनट चैन है और ना ही इसको। पूरा दिन इसी तरह मुझे किक करती रहती है, बेकी ने कहा। फ्रीन मुस्कुराने लगा। बेबी, मम्मा को तंग मत करो। फ्रीन ने बेकी के स्टमक पर कान लगाया और अपने बेबी से बातें करने लगा। तभी राइल चलते हुए कमरे में आया। क्या हुआ? बेबी ने आपको पंच किया? राइल ने पूछा। लगता है तुम्हारी बहन बड़ी होकर मार्शल आर्ट सीखेगी। फ्रीन मुस्कुराने लगा और राइल भी हंसने लगा। और नेक्स्ट सीन में हमें डिलीवरी रूम दिखाया जाता है। बेकी ने एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया था। फ्रीन की खुशी देखने के काबिल थी। मिस्टर और मिसेस चंग की माँ भी बहुत खुश थे। अलेसारा, यूंजू और प्रणोद भी वहीं पर थे। अरे कितनी खूबसूरत है मेरी प्रिंसेस। बेकी फ्रीन को देख रही थी, जो अपनी बेटी को गोद से उतार ही नहीं रहा था। ऐसी ही फैमिली थी जिसका उसने हमेशा से सपना देखा था और अब वो सब लोग इसे जी रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें एक पिकनिक दिखाई जाती है। रायल, यूंचू, प्रीन और मिस्टर चंगीमा सब लोग बेसबॉल खेल रहे थे। सारी लेडीज पास बैठी आपस में बातें कर रही थीं। छोटी लिटिल प्रिंसेस बेकी की गोद में थी और वो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। मिस्टर और मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग भी वहीं पर थे। वो सब लोग बहुत खुश थे। प्रीन ने बेकी से कहा, सब लोग यहाँ पर बिजी हैं, चलो थोड़ी देर उनसे मिलाते हैं। बेकी ने हाँ में सर हिलाया। वो दोनों हाथ पकड़कर एक साथ सामने वाले असाइलम में चले गए, जहाँ पार्क के बेंच पर एक लेडी बैठी स्वेटर बुन रही थी। प्रीन आया और आकर उनके पैरों में बैठ गया। कैसी हैं आप? यहाँ पर कैसा लग रहा है? प्रीन ने पूछा। उस लेडी ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा लग रहा है। सब लोगों से दोस्ती हो गई है मेरी। और तुम बताओ, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरी बीवी है, याद है आपको? प्रीन ने कहा, बहुत प्यारी बच्ची है, हमेशा खुश रहो तुम दोनों। वो लेडी मुस्कुरा कर कह रही थी। फिर इधर उधर देखने लगी। किसे देख रही हैं आप? प्रीन ने पूछा। कुछ नहीं, अपने बेटे को देख रही हूँ। उसके स्कूल से आने का वक्त हो गया है। प्रीन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसके चेहरे पर एक दुख था। कुआ नाम है मेरे बेटे का, बहुत होशियार है, अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। मैं ज़रा जाकर उसके लिए खाना बना लूँ। ये कहकर वो उठी और दूसरी तरफ चलने लगी। प्रीन उन्हें जाते हुए देख रहा था। बेकी भी दुख से उन्हें देख रही थी। खुनकुआ की मौत के बाद वो मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। प्रीन और बेकी यहाँ आकर उनसे मिलते थे। वो उसी वक्त में फंस गई थी जब खुनकुआ स्कूल में था। हर रोज़ वो अपने बेटे के घर आने का इंतज़ार करती थी। प्रीन खड़ा हुआ और बेकी को देखने लगा। काश खुनकुआ एक सही रास्ता चुनता तो बहुत से लोग
बहुत कुछ ना खोते। बेकी उसे देखकर बोली, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी हम अभी तक साथ हैं। फ्लिन ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। और हम हमेशा साथ रहेंगे, ये कहकर उसने उसके हाथ पर एक लाइट किस किया और वो दोनों मुस्कुराकर अपने बच्चों के पास चले गए। राइल अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहा था। यूनयू उन दोनों से बातें कर रहा था। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग और मिस्टर जंगीमा किसी पॉलिटिकल इशू पर बात कर रहे थे। बेकी की मॉम और फ्लिन की मॉम उन सब के लिए खाना तैयार कर रही थी। अलेसारा और प्रणोद हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। उनकी फैमिली अब फाइनली कंप्लीट हो गई थी और वो हमेशा इसी तरह एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी की कौन सी लाइंस, कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू स्टोरी के साथ।